जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अभी यहाँ पे है हमारा शाम का टाइम और आज हमने रखा था अपना प्रोग्राम रेस्टोरेंट जाने का। सारा दिन हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले क्योंकि कल से बर्फ़बारी जारी है। हमारा इतना कोई काम भी नहीं था बाहर करने वाला, तो इसलिए सोचा कि शाम को ही जाएंगे। सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो चुकी थी। बर्फ़ उठाने वाला ट्रैक्टर एक दो दफ़ा चक्कर लगा चुका है। जब मुसलसल बर्फबारी होती रहती है तो बर्फ उठाने वाले ट्रैक्टर फौरन से आ जाते हैं ताकि सड़कों पे ट्रैफिक ज़्यादा जमा ना हो। यहाँ का सीन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सफ़ेद सफ़ेद बस चादरें बर्फ़ की बिछी हुई हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुनाटा है, कोई भी बंदा बाहर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो फिर हर चीज़ बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी सी लगती है। वरना तो अंधेरे दिन और काली रातों से बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। जब स्नोफॉल होती है तो हर चीज़ वाइट वाइट नज़र आती है, हत्ता कि आसमान भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी बर्फ़ से ढक चुकी थी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सड़कों के ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं। बर्फ़बारी शुरू होते ही म्यूनिसिपल कमेटी के ट्रैक्टर सड़कों पे आ जाते हैं। पहले वो बर्फ़ उठाते हैं और उसके बाद नमक वगैरह का छिड़काव करते हैं ताकि सड़कों पे ना तो फिसलन हो और ना ही ट्रैफिक जाम का मसला हो। जितना हम सेंट्रम के करीब आते जा रहे हैं, बर्फ़बारी की बजाय बारिश ही शुरू हो चुकी है। शहर में गाड़ियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए पोल्यूशन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर दूसरे इलाकों की निस्बत 1-2 डिग्री प्लस ही होता है। अभी हम पहुँच चुके हैं मिडी सेंट्रम और यहाँ पे देखें कि बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं। ओस्लो शहर में कार पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा मसला हो चुका है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितना ज़्यादा हो सकता है सेंट्रों में गाड़ियां कम से कम आया करें ताकि शहर की फिजा को भी नीट क्लीन और पोल्यूशन फ्री किया जा सके। शहर के बहुत ज़्यादा इलाकों में अब नो पार्किंग की शील्ड्स मिलती हैं। यहाँ पे गलती से अगर बंदा गाड़ी लेके आ जाए तो बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं पार्किंग ढूंढने के लिए। यूं कह लें कि काफ़ी खज्जल खराब होने के बाद ही पार्किंग मिलती है। अल्लाह का शुक्र कि हमें पार्किंग तो जल्दी मिल गई, लेकिन पेमेंट करने के लिए मशीन में खराबी आ रही थी। रेस्टोरेंट के पास खड़े होकर मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। यहाँ पे मुझे नज़र आ गई ये डोल बाजे वाले, तो मैंने सोचा कि इनका थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम लग गया था, बाहर सर्दी भी थी और बारिश भी, तो उन्होंने बोला कि आप अंदर चले जाएं तो मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। रेस्टोरेंट की लुक पूरी इंडियन स्टाइल में थी। यहाँ स्टार्टर के तौर पे उन्होंने हमें पापड़ और साथ में चटनी और सैलेड वगैरह सर्व किया। अभी मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आ जाएं तो हम खाना ऑर्डर करें। इस रेस्टोरेंट का नाम है जेवल ऑफ इंडिया। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था कि उन्हें आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो इसलिए हम अपनी चॉइस से खाना ऑर्डर कर दें। खाना चॉइस करने का काम मैंने बच्चों के ज़िम्मे लगा दिया था और मैं यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू हो गई। रेस्टोरेंट को इन्होंने काफ़ी यूनिक तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। पहले इस रेस्टोरेंट का ओनर यकीनन कोई इंडियन रह चुका है, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तानी लग रहे थे। खाना सर्व करने वाला वेटर तो अफगानी था, वो एकदम से नॉर्वेजन के बजाय उर्दू बोलना शुरू हो गए। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी चीजें यहाँ पे रखी हैं, पुराने जमाने की याद ताज़ा हो गई थी। यहाँ की सारी डेकोरेशन उन्होंने काफ़ी ओल्ड एंड मुगलाई स्टाइल में की हुई थी, जो कि एक ट्रेडिशनल सी लुक दे रही थी। ऐसी चीज़ें मुझे काफ़ी फैसिनेट करती हैं। बच्चे अपने काम में लगे हुए थे और मैं अपने काम में। अब बच्चे मुझे बुलाना शुरू हो गए थे कि मामा आ जाएं। उन्होंने अपनी पसंद से चीज़ें चॉइस कर ली थी ताकि मैं भी कर लूं और फिर खाना ऑर्डर कर दें। मेरे बड़े बेटे ने प्रॉन मसाला ऑर्डर किया था, छोटे ने चिकन टिक्का मसाला, मैंने मटन चॉप्स ऑर्डर की थी और साथ में एक ग्रिल प्लेटर हमने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट बात ये थी कि चावल उन्होंने छोटी छोटी बाल्टियों में सर्व किए थे। सारा खाना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नान इनके बहुत फ्लफी से लग रहे थे। मैंने सैलेड ऑर्डर करने का बोला तो वेटर ने बताया कि आपको ग्रिल के साथ काफ़ी ज़्यादा सैलेड मिल जाएगा। फिर ग्रिल के साथ सिर्फ सैलेड ही नहीं बल्कि फ्रूट्स भी मौजूद थे। जितनी देर हमें खाना वेट करने में लगा उतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर हमने खाना अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट कर दिया। तो बस यहीं तक था हमारा आज का ये दिन। नेक्स्ट डे हम सुबह काफ़ी लेट उठे। एक दिन पहले मैंने मटर के चावल बनाए थे जो भी काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे। अब उनको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं एग फ्राइड राइस बनाने लगी थी। इनके लिए पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लिया था, साथ में सूखा पिसा धनिया, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर ली थी। नमक चावलों के अंदर चूँकि ऑलरेडी मौजूद होता है इसलिए मैंने कम ही डाला था। लो फ्लेम पे ऑयल के अंदर मसालों को आधे मिनट के लिए सोते कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे। ये मटर एग फ्राइड राइस चाहें तो किसी स्पेशल दावत के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर पके हुए चावल रात के बच के हों तो उनको इस तरह से बना के खा सकते हैं।
धनिया पाउडर, काली मिर्च और नमक इसलिए डाला था कि इनके अंदर अंडे ऐड होते हैं। धनिया पाउडर अंडों की स्मेल को खत्म करता है। नमक और ब्लैक पेपर इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने अंडे डालने हैं तो फिर चावल फीके फीके से लगते हैं। 2 बड़ी प्लेट्स के करीब मेरे पास चावल थे, उनमें 3 मैंने अंडे ऐड कर दिए। नमक और ब्लैक पेपर मैंने बस इतना से ऐड किया जितना कि 3 अंडों के लिए ज़रूरी था। बाकी कोई अपनी मर्जी से तेज़ खाना चाहे तो वो इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकता है। चावलों के अंदर तेज़ तेज़ और ज़ोर से चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें हल्के हाथों से हिलाएंगे। अंडे तो आपको पता ही है कितनी जल्दी पक जाते हैं, इसलिए 3 से 4 मिनट में ये चावल बन के तैयार हो जाते हैं। यूँ ही अंडे चावलों के अंदर कुक हो गए तो मैंने हरा धनिया डाल दिया था। हरा धनिया डालने के बाद भी इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि धनिया की खुशबू चावलों के अंदर ठहर सी जाए। अगर आपके पास भी किसी दिन पके हुए मटर या चने वाले चावल बच जाएं तो आप इस तरीके से बना के ज़रूर खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। और अगर आप अपनी बाकी की फैमिली को भी टेस्ट करवाएंगे तो सभी आपकी वाह वाह ज़रूर करेंगे। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल से लगते हैं लेकिन खाने में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से टेस्टी बनते हैं। दूसरा ये भी होता है कि कुछ बच्चे हाली अंडा वगैरह खाना पसंद नहीं करते, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट बना के दें तो एक हेल्दी मील बच्चों को मिल जाता है जो वो खुशी से खा लेते हैं। बच्चों को मैंने चावल बना दिए थे, खुद मैंने कुछ भी नहीं था खाया। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये मुर्गियों के पंजे हैं। शायद आप लोगों में से कुछ को देख के डर या ये अजीब लगे, लेकिन मुझे ये पसंद है, इसलिए अपने लिए मैं ये पकाती हूँ। बच्चे तो देख के ही इनसे डरते हैं और कहते हैं मम्मा आप ये क्या बना रही हैं। मुर्गी के ये पंजे बिल्कुल गोश्त स्टाइल में पकते हैं। बच्चों को चूँकि मैंने चावल बना के दे दिए थे तो आज मैंने सोचा कि उनके लिए तो चावल हैं, इसलिए मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और इसके साथ थोड़े से मसाले मैंने ले लिए हैं। हमारी पूरी फैमिली में, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई भी ये पंजे नहीं खाता। अपनी फैमिली में मैं अगर किसी को गलती से भी ये बता दूँ ना कि मैं पंजे पका के खाती हूँ तो वो कहते हैं दफ़ा हो जाओ तुम ये क्या बना के खाती हो। मुझे मुर्गी के पंजे क्यों पसंद है और मैं ये क्यों खाती हूँ, इसके पीछे भी एक काफ़ी पुरानी और लंबी चौड़ी कहानी है। मैं बहुत छोटी सी थी और हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी। उनकी 2 बड़ी जवान बेटियां थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो सारी फैमिली में सारे माशाल्लाह से थोड़े यंग थे, उनके पास कोई छोटा बेबी नहीं था, इसलिए मेरे साथ खेलने के लिए वो मुझे अक्सर अपने घर ले जाती। उन दोनों बाजियों के एक बड़े भाई थे जिनकी ढाबा स्टाइल खाने की शॉप थी। वो दोनों बाजियां अपने भाई को शॉप के लिए खाना कुक करके देती थी। हफ्ते में अक्सर दिन उन्होंने चिकन भी पकाना होता था और जब उनके भाई घर में चिकन लेके आते थे तो फिर जो मुर्गियों के पंजे वगैरह होते थे वो भी वो घर में ले आते थे। और वो दोनों बाजियां इन पंजों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं थी करती, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से पका पका के खाती थी। कभी वो इनका इस तरह से सालन बनाती, कभी मसाले लगा के ऑयल के अंदर फ्राई करती और कभी तो साल्ट एंड पेपर लगा के उन्हें कोयलों के ऊपर अच्छी तरह से ग्रिल करती थी। अक्सर ही मुख्तलिफ तरीक़ों से पका के वो मुझे भी खिलाती थी। उन्हें खाते देख के मुझे भी ये अच्छे लगने शुरू हो गए। पुराने ज़माने में इन्हें पकाने का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था, शायद ख़ास तौर पे हमारी फैमिली में। मैं जब भी किसी को बोलती थी ना कि पंजे बहुत मज़े के बनते हैं तो सब आगे से मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब अक्सर सुनने में आता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें पका के खाते हैं। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में चिकन थोड़ा सस्ता था, इसलिए लोग इन्हें वेस्ट ही समझते थे। लेकिन आजकल चूँकि चिकन काफ़ी महंगा हो चुका है तो बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यही पका के खा लेते हैं। मेरे तो सुनने में आया था कि ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, वल्लाह आलम होते हैं या नहीं, बस मैं कभी कभार खाती हूँ, बहुत सालों बाद खाती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल करता है तो फिर मैं पका लेती हूँ। इनके अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है, इसलिए स्मेल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाले भी डालती हूँ और अच्छी तरह से बुनाई भी करती हूँ। इनका जो शोरबा सा या मसाला होता है वो मैं बिल्कुल नहीं खाती, इसकी बस बोटियाँ सी खाती हूँ। और इसके बरक्स जो बकरे और गाय के पाए होते हैं उनकी मैं बोटी नहीं खाती, उनका सिर्फ शोरबा खाती हूँ। पाए का शोरबा नान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। पंजे पकाने के बाद मैं बैठ के आराम से खा रही थी, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, वो मुझे पूछना शुरू हो गए कि इतनी देर से तुम क्या खा रही हो। तो मैंने उन्हें बताया कि पंजे खा रही हूँ। वो खाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हड्डियाँ सी होती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी गाजरें लेके आई हुई थी, एक साइड पे उनका हलवा बनाने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड पे मशीन में बर्तन धुल चुके थे, वो मैं निकालना शुरू हो गई। गाजरें कद्दूकस करके इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था। जब गाजरें थोड़ी सी गल जाएंगी, दूध थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर मैं देसी घी ऐड कर दूंगी। देसी घी डालने के बाद गाजरों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि उनके अंदर जो कच्चेपन की थोड़ी स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे थोड़ी खुशबू के लिए इसके अंदर 4-5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी थी।
गाजरें काफ़ी जल्दी से गल जाती हैं, इसलिए इनको गलाने का तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन बुनाई इनकी अच्छी तरह से होनी चाहिए। चीनी डालने के बाद थोड़ा और पका लूँगी। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।